इस फाइल पर सिग्नेचर कर दो और आज से विजय का करियर खत्म समझो। कमरे में एक आवाज गूंजी। क्या उसे पता है कि ये जाल उसके लिए किसने बिछाया है? दूसरी तरफ से बहुत ही हल्की और धीरे धीरे आवाज में जवाब आया, नहीं, उसे कुछ नहीं पता और ना ही उसे कभी पता चलेगा। वो अपने दौलत के अहंकार में अंधा हो गया है। जिन हाथों से आगे बढ़ाया था, आज वही उसे गिरा रहे हैं। बस तुम अपना काम करो और ये फाइल आगे बढ़ा दो। फाइल तेजी से बंद हुई और फिर, मेरा नाम विजय है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मगर मैं बहुत ही काबिल नौजवान था। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया था और पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन गया था। मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मैं उस वक्त एक मामूली ऑफिसर था। माँ ने मुझसे पूछा कि मेरी कोई पसंद तो नहीं है, तो मैंने माँ से साफ कह दिया था कि नहीं, मेरी कोई पसंद नहीं है। आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी कर लूँगा। और मैंने माँ से बस एक ही बात कही थी कि आप मेरी शादी जिससे भी करेंगी, वो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था और फिर कुछ दिन के बाद माँ ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था और माँ को वो लड़की बहुत पसंद आई थी। उस लड़की का नाम दिव्या था। वो बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई समझदार लड़की थी। माँ ने मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया था और फिर 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी उस लड़की से करा दी गई। शादी के कुछ महीने तो बहुत ही अच्छे गुजरे, क्योंकि मेरी पत्नी खूबसूरत और समझदार होने के साथ साथ वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी और मेरा प्रमोशन हो गया। मैं अब शहर का कमिश्नर बन गया था, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ मुझे मेरी पत्नी की आदतें अजीब लगने लगी। मैं एक कमिश्नर था और चाहता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छे से सज धज कर रहे। मैं जो भी पैसे उसे देता था और उससे कहता था कि तुम इसे अपने ऊपर खर्च करना, अपने लिए ब्रांडेड कपड़े लेकर आना और पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, तो वो तो अपने ऊपर खर्च करने की जगह वो पैसे गरीबों में बांट देती थी और गरीबों में दान कर देती थी और खुद घर में आम से कपड़े पहनकर रहती थी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? शाम को पुलिस स्टेशन से घर आया और मैंने अपना बैग मेज पर पटक कर कहा, ये सब क्या है? उसने नरमी से जवाब दिया, क्या हुआ? क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं घर पर ही तो हूँ। उसने पानी का गिलास मुझे देते हुए मेरी तरफ देखा। तुम एक कमिश्नर की पत्नी हो, कोई मामूली औरत नहीं। मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्चे के लिए इतने पैसे देता हूँ। तुम उन पैसों का क्या करती हो? तुम अपने लिए नए कपड़े क्यों नहीं लाती? मैंने 2 विधवा औरतों को पैसे दे दिए ताकि वो अपने घरों में राशन भरवा सकें। उसने बहुत ही धीरे से कहा। उनके बच्चे भूखे सोते थे और मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। मैंने पानी का गिलास जोर से मेज पर पटका और गुस्से से कहा, तुम्हारे ऐसे मदद करने से वो लोग अमीर नहीं बन जाएंगे। ये बेकार का काम करना बंद करो। सबका ठेका तुमने नहीं ले रखा। तुम अच्छे कपड़े पहना करो मेरे दोस्त और रिश्तेदारों के सामने, इससे मेरी इमेज अच्छी होगी। दिखावा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है विजय। वो मेरे सामने सीधे खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझसे बोली, महंगे कपड़े में ना लाकर किसी भूखे की भूख मिटा दूं तो मेरे लिए ज्यादा सुकून वाली बात ये होगी। उसकी ये बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। मैं अब उसे इस घर में सिर्फ अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी माँ उससे बहुत खुश रहती थी, लेकिन मेरी और उसके बीच दूरी आने लगी थी। मैं अब उसे हर छोटी बात पर डांटा करता था, उसे टोकता रहता था और उससे कहता था कि तुम इतना ज्यादा दान मत किया करो, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनती थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और वो हमेशा सुकून से रहती थी और पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर चिढ़ होती रहती थी। एक दिन मैंने अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी। शाम का टाइम था और घर पूरा सजा हुआ था। लाइट्स चमक रही थी, नौकर इधर उधर भाग रहे थे। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे लिए ये पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मेरे दोस्त आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे और मेरा पूरा स्टाफ भी आने वाला था। मैं चाहता था कि सबके सामने मेरी इज्जत और रुतबा दिखे, और उसी के लिए मैंने पहले ही दिव्या के लिए एक महंगा सा ब्रांडेड सूट खरीदा था। जब मैंने उसे वो सूट दिया था तो वो कुछ पल के लिए मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, विजय, आपको इतना महंगा सूट लाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास वैसे भी बहुत कपड़े हैं। आप क्यों ऐसे पैसे खर्च करते हैं? उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा जैसे वो मेरी बात काट रही है। मैंने थोड़ा सख्त होकर उससे कहा, जितना कहा है उतना करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। उसने सर झुका लिया और बिना कुछ बोले चली गई और अपने काम में लग गई। शाम होते होते सारे मेहमान आने लगे।
घर में शोर होने लगा, हंसी मजाक चलने लगा। सब लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे और मैं बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि दिव्या वही सूट पहन कर आए। अगर उसने वो सूट नहीं पहना तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो सामने आई तो मैंने देखा उसने वो सूट नहीं पहना था, उसने अपने पुराने साधारण कपड़े पहने हुए थे। उस पल मेरा खून खौल गया, लेकिन वहाँ इतने लोग थे इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा और मुस्कुराने का दिखावा करता रहा, लेकिन अंदर से मैं गुस्से से जल रहा था। पार्टी खत्म हुई, सब लोग घर चले गए और जैसे ही घर में सन्नाटा हुआ, मैं सीधे उसके पास गया। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और गुस्से में उसे मरोड़ते हुए बोला, तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो? तुम जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। वो दर्द से कर्राह उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, विजय मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने वो सूट इसलिए नहीं पहना क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो एक विधवा औरत रहती है उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मैंने उसे वो सूट दे दिया। उसकी ये बात सुनकर मैं और भड़क गया। मैंने गुस्से से कहा, वो सूट मैं तुम्हारे लिए लाया था, ना कि किसी को देने के लिए। उसने बहुत शांति से कहा कि मेरे पास तो पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे उस सूट की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी यही बातें मुझे चुभती थी। मुझे लगता था वो जानबूझकर ऐसा करती है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसने माँ की आवाज़ सुनी और वो तुरंत उनके कमरे में चली गई। वो हमेशा माँ के पास ही रहती थी, उनकी सेवा करती थी, उनके पैर दबाती थी, उन्हें दवाई देती थी, उनके साथ बैठकर बातें करती थी। मैं अपने कमरे में चला गया और अकेला बैठा रहा। मुझे उसका ये सब करना भी एक दिखावा लगता था। मुझे लगता था वो ये सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रही है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मैं उससे अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा था। एक रात वो माँ के कमरे से बाहर आ रही थी तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, तुम ये सब क्यों करती रहती हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम माँ की सेवा करके मेरे दिल में जगह बना लोगी तो तुम गलत सोच रही हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। वो मेरी भी माँ है और मैं जो कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ। उसने इतना कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी ये शांति मुझे और गुस्सा दिला देती थी। मैं चाहता था वो जवाब दे, झगड़ा करे, लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं उसे इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि माँ उसे बहुत पसंद करती थी और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था। अगले दिन सुबह वो हमेशा की तरह माँ के कमरे में गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। माँ उसे जवाब नहीं दे रही थी। उसने उन्हें कई बार आवाज़ दी, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं उठी। वो घबरा गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं दौड़ता हुआ अंदर गया और जैसे ही मैंने माँ को देखा, मेरी दुनिया जैसे रुक गई। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, वो हमें छोड़कर जा चुकी थी। उस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। माँ के जाने के बाद घर में खालीपन आ गया था। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मुझे अपने ही घर में घुटन होने लगी थी, लेकिन दिव्या में एक बदलाव आ गया था। वो अब और ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी थी, गरीबों में खाना बांटती थी, लोगों की मदद करती थी, मंदिर जाती थी। एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने उसे गेट पर एक भिखारी को पैसे देते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके पास गया और गुस्से में बोला, ये सब क्या है? जब भी मैं घर आता हूँ तुम कोई ना कोई नया काम शुरू कर देती हो। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं ये सब माँ के लिए कर रही हूँ और इस घर की शांति के लिए। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में ऐसी है या मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। उस दिन मैं बहुत गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ गया था। मुझे लग रहा था कि अब ये सब हद से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। हर दिन वही बातें, वही हरकतें, और ये सब देखकर मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, और इसी गुस्से में आकर मैंने एक दिन फैसला कर लिया कि अब मैं उसे हर महीने खर्चा देना बंद कर दूंगा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब से तुम मुझसे पैसे मत मांगना, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझसे बोल देना, मैं खुद ले आऊँगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा।
न उसने बहस की, ना ही कोई सफाई दी, बस चुपचाप सर झुका लिया और हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में लग गई। उसकी यही खामोशी मुझे सबसे ज्यादा चुभती थी। मुझे लगता था जैसे वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मुझे और ज्यादा गुस्सा आए। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो मुझे सुकून देने के बजाय और ज्यादा जलन देती थी। मुझे लगता था ये सब उसका दिखावा है, लेकिन अब उसने एक और नई बात शुरू कर दी थी। उसने मुझसे पैसे मांगना पूरी तरह बंद कर दिया था और ना ही उसने कभी ये कहा कि उसका खर्चा फिर से शुरू कर दूं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो अपने हिस्से का खाना भी खुद नहीं खा रही थी। वो आधा खाना खाती और बाकी आधा किसी ज़रूरतमंद को दे देती थी। जो भी दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। ये सब देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं उसके पास गया और गुस्से में उससे कहा, अगर मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर का राशन ऐसे बांटोगी। तुम क्या समझती हो कि ये सब तुम्हारा है? तुम्हें कोई हक नहीं है इस घर का सामान यूं बांटने का। उसने बहुत ही धीरे और शांति से कहा, मैं आपका कुछ भी बर्बाद नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपका पैसा बांट रही हूँ। मैं सिर्फ अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी ये बात सुनकर मैं और भड़क गया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये घर मेरा है, मैं कमा कर लाता हूँ, तुम नहीं। और तुम जो भी खाती हो वो भी मेरे पैसों से आता है। इतना कहकर मैं गुस्से से बाहर निकल गया। लेकिन सच कहूँ तो उस वक्त मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं इतना क्यों चिढ़ रहा हूँ। कुछ देर के बाद जब मैं वापस घर आया तो मैंने देखा कि वो हॉल में सोफे पर बैठी हुई है और उसके पास एक औरत बैठी हुई थी जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ये देखकर मैं रुक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अंदर गया और गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? क्या चल रहा है यहाँ? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि ये कोई तमाशा नहीं है। इस औरत के पति की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है और इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने ताना मारते हुए कहा, तो तुम क्या कर लोगी और ये औरत तुम्हारे पास क्यों आई है? क्या तुमने पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी ले रखी है? वो मेरी बात सुनकर भी शांत रही। उसने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा देने लगी, जैसे मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं करती। मैं गुस्से से भर गया था। उस रात मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने उस औरत को भी डांट कर वहां से भगा दिया और फिर दिव्या की तरफ मुड़कर उससे बहुत बुरी तरह उलझने लगा। मैंने उसे कहा कि ये सब ड्रामा अब मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हें अगर इतनी ही हमदर्दी दिखानी है तो बाहर जाकर दिखाओ। मेरे घर को धर्मशाला मत बनाओ। मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर के नौकर भी डर गए, लेकिन वो फिर भी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसकी यही चुप्पी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं या खुद को कैसे शांत करूं। उस रात घर का माहौल बहुत भारी हो गया था और मुझे पहली बार ये एहसास होने लगा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ। लेकिन मेरा अहंकार मुझे ये मानने नहीं दे रहा था और मैं उसी गुस्से में डूबा हुआ अपने कमरे में चला गया था। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये सख्ती और उसका ये सब्र आगे चलकर मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। वो ये सब जानती थी कि दान दक्षिणा करने से ऊपर वाला खुश होता है और हमारी हर बला को टाल देता है। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर भी मेरे अंदर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और बढ़ता जा रहा था और मैं उसे घूरते हुए खड़ा था, जैसे मेरे अंदर का हर धैर्य अब खत्म हो चुका हो। मैंने उसे सख्त आवाज में कहा कि मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने उस औरत को पैसे कहाँ से दिए, क्योंकि मैंने तुम्हें 1 रुपया तक देना बंद कर दिया और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास अपने नाम का कुछ भी नहीं है, तो ये पैसे कहाँ से आए? उसने बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने अपने सोने की चूड़ियां बेच दी और वो पैसे उस औरत को दे दिए। उसके ये शब्द जैसे मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगे। मुझे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना भी कर सकता है। मैंने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झटकते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि तुमने क्या किया? वो चूड़ियां मैंने तुम्हें शादी के दिन दी थी। वो कोई मामूली चीज नहीं थी, वो मेरी इज्जत थी, मेरी पहचान थी। लेकिन तुम्हें तो जैसे किसी चीज की कदर ही नहीं थी। तुम बस अपने इस दान पुण्य के चक्कर में अंधी हो चुकी हो। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, बस वही शांति थी जो मुझे अंदर तक जला देती थी। उसने धीरे से कहा, अगर उन चूड़ियों से किसी की जान बच सकती है
तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। गहने फिर से आ सकते हैं, लेकिन जान नहीं। मैं उसकी ये बात सुनकर और भड़क गया। मुझे लगा जैसे वो मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अब ये सब और नहीं चलेगा। मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने उसी रात उसे साफ शब्दों में कह दिया कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने गुस्से से कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, और कल मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागज लेकर आऊंगा। उसने बहुत रोकर मुझसे विनती की, लेकिन उस वक्त मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मुझे उसके आंसू भी दिखावे लग रहे थे। अगले दिन मैंने अपने वकील से बात की और शाम तक तलाक के कागज तैयार हो गए। मैंने बिना एक पल सोचे उन पर साइन कर दिए और उसे भी साइन करने को मजबूर कर दिया। वो कांपते हाथों से कागज पकड़कर रोती रही, लेकिन आखिरकार उसने भी साइन कर दिए। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी वही मासूमियत थी जो मुझसे अब सहन नहीं हो रही थी। उसने आखिरी बार मुझसे कहा कि मुझे मत निकालिए, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और दरवाजे तक छोड़कर वापस अंदर आ गया। वो चुपचाप एक छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई, और जैसे ही वो गई, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुद से कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता हूँ। कुछ ही दिनों में मैंने ये बात हर जगह फैला दी कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, और इस बार मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे स्टेटस के हिसाब से हो, मॉडर्न हो, समझदार हो और मेरे साथ हर जगह फिट बैठे। तभी मेरे एक दोस्त ने अपनी बहन का जिक्र किया, जिसका नाम अंजलि था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं चाहता था। उसका पहनावा, उसका बात करने का तरीका, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। हमारी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई और वहीं मैंने तय कर लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया और साफ कहा कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने भी बिना ज्यादा सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। मैंने बहुत धूमधाम से शादी की, हर किसी को बुलाया और अपनी शान दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरी नई पत्नी की भी बहुत तारीफ हो रही थी और मैं खुद को बहुत सफल समझ रहा था। जब मैं उसे घर लेकर आया तो उसने घर को देखते ही नाक सिकोड़ ली और कहा कि ये घर इतना बड़ा होते हुए भी इतना साधारण क्यों है, इसे अच्छे से सजाया क्यों नहीं गया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अब ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे वैसे बदल सकती हो। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं फिर से एक ऐसी गलती करने जा रहा हूँ जिसकी कीमत मुझे आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसने घर को पूरी तरह बदल कर रख दिया था, जैसे कोई पुरानी जगह अचानक से किसी नई दुनिया में बदल गई हो। दीवारों का रंग बदल गया, फर्नीचर बदल गया था, हर चीज में चमक आ गई थी। पहले जो घर सादा सा लगता था, अब वो किसी बड़े होटल जैसा दिखने लगा था। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता और इस बदले हुए घर को देखता, तो मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। मुझे लगता था कि मैंने सही फैसला लिया है अंजलि को अपनी जिंदगी में लाकर। मैंने अपनी दुनिया को और बेहतर बना लिया। अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहती थी। मैं खुद को बहुत खुश समझता था, क्योंकि अंजलि बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैं हमेशा से चाहता था, स्टाइलिश, मॉडर्न और मेरे स्टेटस के हिसाब से चलने वाली। अब हमारे घर में हर हफ्ते बड़ी बड़ी पार्टियां होने लगी थी। शहर के बड़े लोग, मेरे बिजनेस पार्टनर और ख़ास दोस्त हमारे घर आते थे, और अंजलि उन सबको इतने अच्छे से संभालती थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लोग कहते थे कि विजय, तुम्हारी पत्नी तो बहुत क्लासी है, बहुत समझदार है। और ये सब सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मुझे लगता था कि लोग मुझे और मेरी ज़िंदगी को देखकर जलते हैं। मुझे लगता था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर हूँ। एक रात की बात है, अंजलि शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और मैं बेड पर बैठा उसे देख रहा था। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अचानक मेरी तरफ मुड़कर कहा, विजय, मुझे वो डायमंड वाला सेट चाहिए जो हमने कल ज्वेलरी की दुकान पर देखा था। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो सेट बहुत महंगा था। मैंने धीरे से कहा, अंजलि, वो सेट 25 लाख का है और मैंने तुम्हें पिछले महीने ही तो एक सोने का सेट दिलाया है। उसने तुरंत गुस्से में अपना ब्रश टेबल पर फेंक दिया और तेज आवाज में बोली, तो क्या हुआ, वो सिर्फ 25 लाख का ही तो है। क्या मैं इतनी छोटी सी चीज भी नहीं ले सकती? क्या तुम मुझे इतना भी नहीं समझते? उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मुझे उसका गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं अंजलि, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम परेशान मत हो,
मैं कल ही वो सेट तुम्हें लाकर दे दूंगा। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी यही आदत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो हर बार मुझे ऐसा महसूस कराती थी कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, कि मेरे पास ताकत भी है और पैसा भी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस वक्त मुझे अपनी पहली पत्नी की याद आई, लेकिन मैंने तुरंत उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। मुझे लगता था कि वो बहुत अलग थी और अंजलि बहुत अलग है। अंजलि को जिंदगी जीना आता था। अगले ही दिन मैं वो महंगा सेट लेकर आया और उसे दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई और मुझे लगा कि मैंने उसे खुश करके बहुत बड़ा काम कर दिया। धीरे धीरे हमारी शादी को 1 साल हो गया था और इस 1 साल में मैंने बस ऐश और घमंड वाली जिंदगी जी थी। ऑफिस में भी मेरी चलती थी। मेरे बिना कोई फैसला नहीं होता था। कोई फाइल मेरी इजाज़त के बिना आगे नहीं बढ़ती थी और मैं अपने कर्मचारियों से भी बहुत रूखे तरीके से बात करता था। मुझे लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे अंदर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि मुझे किसी की इज्जत करना ज़रूरी ही नहीं लगता था। जो भी मेरे सामने आता, मैं उसे डांट देता, उसे छोटा महसूस कराता और मुझे इसमें मज़ा आता था। मुझे लगता था कि यही असली ताकत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी यही आदतें आगे चलकर मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। लोग मेरे सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करने लगे थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था, तब ये कर्मचारी मेरे पास आया और उसने बहुत विनम्रता से कहा, सर, ये फाइल बहुत ज़रूरी है, आप बस एक बार देख लीजिए। मैंने बिना उसकी तरफ ठीक से देखे ही गुस्से में कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? और मैंने वो फाइल उसके सामने ही टेबल पर पटक दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सब लोग हमें देख रहे थे। वो बेचारा चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि ये कुर्सी, ये ताकत, ये सब कुछ हमेशा मेरे पास रहेगा और कोई मुझसे इसे छीन नहीं सकता। उसी शाम जब मैं घर आया तो अंजलि बहुत एक्साइटेड थी। उसने आते ही कहा, विजय, हम अगले हफ्ते दुबई जा रहे हैं। मैंने थोड़ा हैरान होकर कहा, लेकिन अंजलि, अभी तो हम यूरोप की ट्रिप से वापस आए हैं और इतनी जल्दी फिर से ट्रिप पर जाना ठीक नहीं है। उसने तुरंत गुस्से में पैर पटका और बोली, तुम हमेशा मुझे रोकते रहते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी भी एक इमेज है मेरे दोस्तों के बीच। मैंने सबको बोल दिया है कि हम दुबई जा रहे हैं। अब अगर मैं मना करूंगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तुम कुछ मत बोलो, बस तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों दुबई जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह हम निकलने वाले थे। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और ट्रिप के लिए सब कुछ तैयार था। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकलने के लिए गेट की तरफ बढ़ा, तभी अचानक बहुत जोर से गेट खुला और कोई अंदर घुस आया। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कौन है और क्यों इस तरह अचानक मेरे घर में घुस आया है। और उस पल मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद मेरी इस परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो लोग अचानक से मेरे घर के अंदर घुस आए थे और मैं एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। मैं गुस्से से भरा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर के अंदर आने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मेरी इजाजत के बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकते। लेकिन उनकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। उनमें से एक ऑफिसर आगे बढ़ा और उसने बहुत सख्त आवाज में कहा कि हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे पास वारंट है और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर आग लग गई। मैंने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा कि ये सब झूठ है। मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने अपने साथ आए लोगों को इशारा किया और पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। मैं वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो सकता है। अंजलि थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी, विजय, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं था। मैं बस बार बार उन ऑफिसर से कह रहा था कि ये सब गलत है। उन्होंने मेरे घर के हर कोने को खंगाल डाला और फिर उन्होंने कुछ फाइलें और पैसे बरामद किए और मुझे दिखाते हुए बोले, यही सबूत है तुम्हारे खिलाफ, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं चिल्ला रहा था कि ये सब झूठ है, ये सब साजिश है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद
अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। मुझे थाने ले जाया गया, जहां मुझसे घंटों तक पूछताछ की गई। हर सवाल मेरे ऊपर आरोप की तरह फेंका जा रहा था और मैं हर बार यही कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। अगले ही दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे सोचने तक का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं अभी तक ये समझ ही नहीं पाया था कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मेरा अपना असिस्टेंट खड़ा था। वही लड़का जिसे मैं रोज डांटता था, उसे सबके सामने छोटा महसूस कराता था। वो जज के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं लोगों का काम बिना पैसे के नहीं करता, और मैं उसे भी धमकाता था ताकि वो चुप रहे। उसकी बातें सुनकर मैं बेकाबू हो गया। मैं चिल्लाते हुए बोला, ये सब झूठ बोल रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो उसी दिन का इंतजार कर रहा था। शायद वो मेरे बर्ताव का बदला ले रहा था। उस वक्त मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था। मेरे सारे घमंड, मेरी सारी ताकत उस कोर्ट के कमरे में बेकार साबित हो रही थी। जज ने आखिरकार फैसला सुनाया और मुझे दोषी करार दे दिया गया। मुझे सजा हो गई और उसी दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं जेल पहुंच गया, जहां हर दिन मुझे अपनी गलती याद दिलाता था। मैं सोचता कि कैसे मैं इतना अंधा हो गया अपने घमंड में कि मुझे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखा। उसी दौरान एक दिन अंजलि मुझसे मिलने आई। मैं उसे देखकर थोड़ा संभला। मुझे लगा शायद वो मेरा साथ देगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी अपनापन नहीं था। उसने ठंडी आवाज में कहा, विजय, ये सब क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम एक अपराधी हो और मैं किसी अपराधी की पत्नी बनकर नहीं रह सकती। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मैं उसे समझाने लगा। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, हम दोनों साथ हैं, हमारी एक बेटी है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने साफ कह दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना इज्जत, ना ताकत, और वो सिर्फ मेरे पैसे और रुतबे की वजह से मेरे साथ थी। अब जब वो सब खत्म हो गया तो उसका मेरे साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। उसने कहा कि वो तलाक ले लेगी और अपने मायके जा रही है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं उसे रोकता रहा, उससे विनती करता रहा, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा और चली गई। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा था, न परिवार, न इज्जत, न वो जिंदगी जिस पर मुझे इतना घमंड था। मैं अकेला जेल की उस कोठरी में बैठा अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि कैसे मेरी गलतियों ने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। मैं जेल में सजा काट रहा था और हर दिन मेरे लिए बहुत भारी होता जा रहा था। रात होते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो जाती थी और मैं बस छत को घूरते हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता रहता था। मुझे अपने घर की हर चीज याद आती थी। वो बड़ा सा घर, वो आराम वाली जिंदगी, देर रात तक चलने वाली पार्टियां, दोस्तों की हंसी शोर, और सबसे ज्यादा मुझे अपनी पत्नी अंजलि और अपनी छोटी सी बेटी की याद आती थी। मैं सोचता था कि कैसे मैं उनके साथ हंसता था, खेलता था, और आज मैं यहाँ इस बंद कमरे में अकेला बैठा रो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बार बार खुद से यही कहता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, फिर भी मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। एक दिन मैं ऐसे ही कोने में बैठकर रो रहा था। मेरी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा उतर गया था। तभी एक हवलदार वहां चक्कर लगाते हुए आया। उसने मुझे देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से ही अच्छे अफसरों का नाम खराब होता है। पहले पैसे खाते हो, फिर पकड़े जाने पर रोते हो और कहते हो कि हम बेगुनाह हैं। उसकी बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी से एक रुपया भी नहीं लिया, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, सब ऐसे ही कहते हैं, पकड़े जाने के बाद सबको याद आ जाता है कि वो कितने ईमानदार हैं। ये कहकर वो चला गया और मैं वहीं बैठा रह गया। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। जेल के अंदर हर दिन मेरे लिए एक सजा जैसा था। कैदी मुझे ताने मारते थे, हवलदार मुझे देखकर हंसते थे, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जिंदा होकर भी मर रहा हूँ। हर पल बहुत भारी लगता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। मुझे अभी भी लगता था कि मैं सही हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपनी पहली पत्नी दिव्या के साथ क्या किया था। मैंने उसे कितना दुख दिया था। मैं आज भी गरीबों से नफरत करता था और मुझे लगता था कि ये सब मेरे दुश्मनों की साजिश है। इसी तरह 2 साल बीत गए और एक दिन मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। जब मैं बाहर आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी।
मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमज़ोर हो चुका था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बाहर खड़ा था लेकिन मुझे लेने कोई नहीं आया था। न मेरी पत्नी, न मेरा कोई दोस्त, न कोई अपना। मुझे उस समय समझ आ गया कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी पत्नी अंजलि मेरी बेटी को लेकर जा चुकी थी। उसने मुझसे तलाक ले लिया था और अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जो लोग पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे, आज वो सब गायब थे। मेरे पास न घर था, न पैसा, न नौकरी। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मैं ऐसे ही सड़क पर चलता जा रहा था। मेरे पैर दुख रहे थे, मेरे जूते घिस चुके थे और मैं थक कर एक जगह बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद सब ठीक हो सकता है। मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मेरा बचपन का दोस्त खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब सब मुझे छोड़कर चले गए थे, तब वो मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। मैंने उसकी तरफ उम्मीद से देखा। उसने कहा कि एक जगह है, वहाँ एक मैडम है, वो लोगों की मदद करती हैं। अगर तुम वहाँ जाओ और उनसे बात करो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। मुझे लगा शायद अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने जैसे तैसे करके कुछ दिन गुजारे, भूखा प्यासा रहा और फिर एक दिन सुबह मैं उस जगह पहुँच गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। मैं भी वहीं खड़ा हो गया। सुबह से दोपहर हो गई, धूप तेज थी, मेरा सर चकरा रहा था। मैंने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन मैं खड़ा रहा, क्योंकि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं मिला तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात होने लगी। तभी एक गार्ड आया और उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि आज का समय ख़त्म हो गया, अब सब लोग कल आना। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मैं सुबह से खड़ा हूँ, मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे बस 2 मिनट के लिए अंदर जाने दो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम जैसे लोग रोज आते हैं, सबकी कहानी बड़ी होती है, तुम कल आना। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं पर बैठ गया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वहीं ज़मीन पर बैठकर रात गुजार दी। अगली सुबह मैं फिर से उठकर लाइन में लग गया। इस बार भीड़ और ज़्यादा थी, लेकिन मैं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मेरा नंबर आया और मेरा नाम पुकारा गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अंदर जाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं धीरे-धीरे अंदर गया, मेरे कदम काँप रहे थे और जैसे ही मैंने कमरे के अंदर जाकर सामने देखा और मेरी नज़र कमिश्नर मैडम पर पड़ी, तो मैं वहीं रुक गया। मेरी सांसें जैसे थम गईं और मैं बस उसे देखता रह गया। मेरे सामने जो खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी दिव्या थी और उसे उस कुर्सी पर बैठे देखकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी उंगलियां सुन पड़ चुकी थी और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं और कैसे उसके सामने खड़ा रहूं। जिस लड़की को मैंने कभी अपने घर से निकाल दिया था, जिसको मैंने कभी समझने की कोशिश तक नहीं की थी, आज वही मेरे सामने एक बड़े ओहदे पर बैठी थी और मुझे इंसाफ देने के लिए तैयार थी। मैं अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी और ये हकीकत मेरे दिल को चुभ रही थी। उसने बहुत ही शांति से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना कोई शिकवा, बस एक सुकून था। वही सुकून जो पहले भी उसके चेहरे पर होता था, लेकिन उस वक्त मैं उस सुकून को समझ ही नहीं पाया। मुझे वो सब नकली लगता था। मुझे उसकी अच्छाई भी दिखावा लगती थी, लेकिन आज वही सुकून मुझे अंदर से तोड़ भी रहा था और संभाल भी रहा था। उसने धीरे से कहा, आइए बैठ जाइए, डरिए मत, यहाँ आपको इंसाफ मिलेगा। उसकी आवाज़ में इतनी नरमी थी कि मैं एक पल के लिए खुद को संभाल ही नहीं पाया। मैं धीरे से जाकर उसके सामने बैठ गया, लेकिन मेरी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे अपने किए पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने फिर से कहा कि बताइए, आपकी क्या परेशानी है? आप क्यों इतने परेशान हैं? उसकी आवाज़ में वही अपनापन था, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो, जैसे उसने कभी कुछ सहा ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर कितना कुछ टूटा होगा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया।
मेरी आवाज़ काँप रही थी, शब्द मेरे गले में अटक रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और उससे सब कुछ बताने लगा। मैंने कहा मुझे झूठे केस में फँसा दिया गया। मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, मैंने कभी किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन मेरे ही ऑफ़िस के लोगों ने मेरे खिलाफ साज़िश की। उन्होंने मुझे फँसा दिया और मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं बोलते-बोलते रो पड़ा। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे, लेकिन वो चुपचाप मेरी बात सुनती रही। उसने बीच में मुझे रोका नहीं, उसने मुझे पूरा बोलने दिया, जैसे वो सच को पूरी तरह समझना चाहती हो, जैसे वो सिर्फ मेरा दर्द नहीं, बल्कि हर बात को महसूस कर रही हो। वो बीच-बीच में कुछ लिख भी रही थी और बहुत ध्यान से मेरी हर बात को सुन रही थी। जब मैं बोलते-बोलते चुप हो गया, तो कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज़ में पूछा, "क्या आपके पास कोई सबूत है?" मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने सर झुका लिया और धीरे से कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी सच्चाई है, लेकिन उसे साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने अपना पेन टेबल पर रखा और बहुत ही सधी हुई आवाज़ में कहा, "ठीक है, आप परेशान मत होइए। हम इस केस को फिर से खोलेंगे और हर पहलू को ध्यान से देखेंगे।" उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जैसे एक उम्मीद की किरण जाग उठी। मुझे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। मुझे पहली बार लगा कि शायद अब सब ठीक हो सकता है, शायद मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मैं जानता था कि वो झूठ और गलत के खिलाफ हमेशा खड़ी होती है, भले ही सामने कोई भी हो। अगले ही दिन उसने मेरा केस फिर से खुलवाया और उन सभी लोगों को बुलाया जो इस केस से जुड़े हुए थे, खासकर उस असिस्टेंट को जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी थी। जब वो कमरे में आया और उसने मुझे वहीं बैठे देखा और फिर उसने दिव्या को उस कुर्सी पर देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, "मैडम आप यहाँ, और ये भी यहाँ।" उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डर चुका है। दिव्या ने उसे शांत रहने को कहा और बहुत ही सख्त लेकिन शांत आवाज़ में बोली, "घबराओ मत, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। तुम आराम से बताओ क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारी जो गवाही थी उसके खिलाफ हमें पक्के सबूत मिल चुके हैं और अब ये केस फिर से खुल चुका है।" उसकी ये बात सुनकर वो और ज्यादा डर गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या करे। दिव्या ने फिर से कहा कि सच बताओ, वरना तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, "मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो गवाही दी थी वो झूठी थी। मुझे मजबूर किया गया था। कुछ लोगों ने मुझे पैसे दिए थे और मुझे डराया भी गया था कि अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने ये झूठ बोला।" ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और वो वहीं खड़ा रोने लगा। उसकी हर बात मेरे दिल को चीर रही थी, क्योंकि आज सच मेरे सामने था। आज ये साबित हो रहा था कि मैं सच में बेगुनाह था। मेरी आंखों में भी आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें राहत भी थी। दिव्या ने तुरंत बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। जिन लोगों ने मुझे फंसाया था उन्हें एक एक करके पकड़ा गया और सबके सामने सच्चाई खुलकर आ गई। कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई और इस बार मेरे पक्ष में सारे सबूत थे। जज ने मुझे बेगुनाह घोषित कर दिया और मुझे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो, जैसे मैं दोबारा जी उठा हूँ। मैं कोर्ट के बाहर खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। मैं धीरे धीरे दिव्या के पास गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं थे। मैं बस उसे देखता रह गया। फिर किसी तरह मैंने कहा, "धन्यवाद", लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "धन्यवाद मुझे नहीं, उस सच को देना चाहिए जो आज सामने आया है, और शायद उस वक्त को भी जिसने हमें ये दिन दिखाया।" उसकी ये बातें सुनकर मेरा सर झुक गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो चाहती तो मुझसे बदला ले सकती थी, वो मुझे और भी गिरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही किया जो सही था और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उस पल मुझे अपनी हर गलती याद आने लगी। मुझे याद आया कैसे मैंने उसे कभी समझा ही नहीं, कैसे मैंने उसकी सच्चाई को कमजोरी समझ लिया, कैसे मैंने उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मेरी जिंदगी में रह सके। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मेरे दिल में पहली बार सच में पछतावा हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने ही हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशी खो बैठा था। आज मैं आज़ाद था, लेकिन अंदर से बहुत छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस इंसान को मैंने ठुकराया था, आज उसी ने मुझे संभाला था और मुझे इंसाफ दिलाया था।
उस दिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि इंसान की असली कीमत उसके दिल से होती है, उसके पैसे से नहीं, उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। और दिव्या ने आज ये साबित कर दिया था कि वो हमेशा से सही थी, बस मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। अब मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों की कीमत बहुत बड़ी चुकाई थी। फिर मैं उसके सामने खड़ा था और मेरे अंदर जो कुछ भी दबा हुआ था वो सब एक साथ बाहर आने लगा। मेरी आवाज़ काँप रही थी और मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम अगर दान दक्षिणा करती थी, लोगों की मदद करती थी तो वो तुम्हारी अच्छाई थी, लेकिन मैंने उसे तुम्हारी गलती समझ लिया। मैंने तुम्हें ताने दिए, नीचा दिखाया और सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने तुम्हें उस घर से निकाल दिया जहाँ तुम्हारा उतना ही हक था जितना मेरा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने गुस्से और अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही और गलत का फ़र्क ही नहीं दिखा। मैंने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और बार बार उससे माफ़ी मांगने लगा। मेरी हालत देखकर वहाँ खड़े लोग भी चुप हो गए और कुछ लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा था और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। दिव्या ने मुझे कुछ पल तक देखा, फिर उसने धीरे से मुझे उठाया और बोली, बस कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जो हो गया वो अब बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो वही सबसे बड़ी बात है। उसकी आवाज़ में ना कोई घमंड था, ना कोई बदले की भावना, बस एक सच्चाई थी, एक सुकून था। बस एक सच्चाई थी, एक सुकून था, जो मुझे अंदर तक छू गया। उसने मुझे माफ़ कर दिया। ये सुनकर मेरे दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने फिर उससे पूछा, दिव्या, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम एक कमिश्नर कैसे बन गई? मुझे सब बताओ। मैं सच जानना चाहता हूँ। तब उसने धीरे-धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता। मैं बस सड़क पर चलती जा रही थी, बिना सोचे, बिना समझे। और तभी मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और मेरे पास एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर बहुत सुकून था और उनकी आँखों में ममता थी। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम सविता है और उन्होंने मुझे सड़क पर बेहोश हालत में देखा और वो मुझे ऐसे छोड़ नहीं पाई, इसलिए मुझे अस्पताल लेकर आ गई। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझे संभाला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती बेटी, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता भी है। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने एनजीओ में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी जगह चलाती हैं जहां उन लड़कियों को सहारा मिलता है जिनका कोई नहीं होता। वहां विधवा और गरीब लड़कियां रहती हैं और वो उन्हें पढ़ाती हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत देती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। तुम अपने लिए एक नई ज़िंदगी बना सकती हो। शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हर कदम पर संभाला। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे समझाया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई शुरू की, दिन में काम करती और रात में पढ़ाई करती। हर रात ऐसा होता था कि मैं थक जाती थी, लेकिन फिर भी पढ़ती रहती थी, क्योंकि अब मेरे पास एक मकसद था। मुझे कुछ बनना था, मुझे खुद को साबित करना था। मैंने बहुत मेहनत की और धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और ऊपर वाले की कृपा से मैं पास हो गई और फिर मैं इस पद तक पहुँच गई। मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं हमेशा उन लोगों की मदद करूँगी जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ बिना सहारे के जीना कितना मुश्किल होता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अपनी हर गलती और ज़्यादा भारी लगने लगी। मुझे लगा कि मैंने जिस इंसान को ठुकराया था वो कितनी मजबूत निकली और मैं कितना कमज़ोर था। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उसने मुझे ये दिन दिखाया और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। मैंने दिव्या से फिर से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि अगर वो मुझे एक मौका और दे दे तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसके साथ ठीक से जीना चाहता हूँ। मैं अपना पैसे के पीछे भागना चाहता हूँ, ना रुतबे के पीछे। मुझे बस एक सच्ची ज़िंदगी जीनी है उसके साथ।
मैंने उससे शादी के लिए पूछा तो वो कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई हो। फिर हमने सादगी से शादी की और एक नई शुरुआत की। अब ना कोई दिखावा था, ना कोई घमंड, बस एक सुकून था। हम दोनों साथ में रहते थे, एक दूसरे का ख़्याल रखते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। अब मुझे समझ आ गया था कि असली खुशी पैसे या शोहरत में नहीं होती, बल्कि अपनेपन में होती है। और मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता था कि उसने मुझे दिव्या वापस दे दी और उसके साथ मेरी खोई हुई इज्जत, मेरी ज़िंदगी भी वापस दे दी। अब मैं सच में बहुत खुश था और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही मायने में जी रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।